हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलन डिजिटल। एलन डिजिटल आपके लिए लेकर आया है आपकी जे एडवांस की तैयारी को और अच्छा करने के लिए एक सीरीज जे एडवांस तेजस सीरीज, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, उनके सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप सभी सब्जेक्ट को बहुत सावधानी से, बहुत ध्यान से पढ़ रहे होंगे, उन क्वेश्चन को समझ रहे होंगे और फिर वापस दोबारा सॉल्व कर कर भी देख रहे होंगे। माई सेल्फ अविनेश सैनी, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट 1। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक सिलेंड्रिकल ट्यूब है जिसमें एक लिक्विड भरा हुआ है एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज चेंजिंग विद प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा तो डेंसिटी भी चेंज होती जा रही है। सो इट इज नॉट एन इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इट इज अ कंप्रेसिबल लिक्विड। आपको बताना क्या है? आपको बताना है प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ डेप्थ, दैट इज जेड, एंड मास ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब। आप जानते हैं अगर ये इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता तो डेंसिटी हर जगह यूनिफॉर्म होती और जेड डेप्थ नीचे, प्रेशर होता पी नॉट प्लस रो जी एच। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, टॉप सरफेस से जेड डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट कंसिडर करेंगे जिसका थिकनेस होगा dz। और मैं आपको बता दूं यहां पर लिखा हुआ है z डिस्टेंस पर प्रेशर pz है, तो pz को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे और p एटमॉस्फेयर को छोटा कर देते हैं, इसको pa लिखेंगे। तो जब यहां z डिस्टेंस नीचे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, इस पर डेंसिटी अगर रो है तो एक छोटे से डिस्टेंस के लिए डेंसिटी को यूनिफॉर्म माना जा सकता है। तो यहां जो चेंज इन प्रेशर होगा dp, दैट विल बी रो जी इंटू डी जेड। और फिर रो की वैल्यू गिवन है तो रो की वैल्यू यहां पुट कर देंगे। और आपको पता है ऐसे एलिमेंट जब कंसिडर करते हैं और फिर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस तक कुछ सॉल्व करना होता है, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। तो देखिए, रो की वैल्यू पुट करते हैं, डी पी इक्वल्स टू दिस इज रो नॉट बाई 2 इंटू 1 प्लस पी जेड को मैं पी लिख रहा हूं, पी बाई पी नॉट इंटू जी इंटू डी जेड। प्रेशर वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो ये बन जाएगा dp अपॉन 1 प्लस p बाई पी नॉट, दिस इज रो नॉट बाई 2 g इंटू डी जेड। इधर इंटीग्रेशन 0 से z और इस तरफ इंटीग्रेशन। टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक, दैट इज pa। टू z डिस्टेंस पर सॉल्व करना है, वहां हमने p मान लिया। अब ये बड़ा सिंपल सा इंटीग्रेशन है, आपको पता है 1/x टाइप का इंटीग्रेशन है जो ln x होता है। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू बन जाएगी p नॉट ln 1 प्लस p बाई पी नॉट और लिमिट p एटमॉस्फेयर टू p, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला सिंपल है, रो नॉट रो जी जेड। वो चेक कर लेते हैं क्या था, रो था या रो नॉट था? रो नॉट बाई 2 था। ओके, सो ये आ जाएगा रो नॉट बाई 2 इंटू जी जेड। जब इस तरफ आप लिमिट रखेंगे तो ये बन जाएगा पी नॉट ln p प्लस पी नॉट अपॉन पी ए प्लस पी नॉट इक्वस टू रो नॉट बाई 2 जी जेड। देखो, पहले p की जगह p रखेंगे तो ln a माइनस ln b बनेगा ना, वो log a बाई b बन जाएगा। ये बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन वो आप कर लेंगे। और फिर p नॉट को उधर ले जाओ, उधर से log हटा दो तो ये बनेगा p प्लस पी नॉट अपॉन पी ए प्लस पी नॉट इक्वस टू रो नॉट बाई 2 पी नॉट। रो नॉट बाई 2 पी नॉट नहीं, जब ln इधर से हट गया तो log हट जाएगा तो उस तरफ e टू दी पावर बन जाएगी। तो ये बनेगा e टू दी पावर रो नॉट जी जेड बाई 2 पी नॉट। और फिर अगर आपको प्रेशर लिखना है तो ये बन जाएगा p प्लस पी नॉट, दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी नॉट ई टू दी पावर रो नॉट जी जेड बाई 2 पी नॉट। देन pressure at depth z, this will be pa plus p naught
e टू द पावर रो नॉट जी जेड बाई 2p नॉट माइनस p नॉट. सो दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन अ कंप्रेसिबल लिक्विड. ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा कंप्रेसिबल लिक्विड में e की पावर में ही आएगा, लेकिन मेथड आपको जानना जरूरी है. अगर कंप्रेसिबल लिक्विड है तो आप डायरेक्ट रो जी एच नहीं लिख सकते, तब आपको एलिमेंट कंसिडर करना होगा और फिर उसको इंटीग्रेट करना होगा. क्लियर? यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके सेकंड पार्ट पर चलते हैं. सेकंड पार्ट में पूछा गया था टोटल मास ऑफ द लिक्विड इन द कंटेनर. तो टोटल मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए ये वो कंटेनर था, इस कंटेनर में टोटल h हाइट तक लिक्विड भरा हुआ था और लिक्विड की डेंसिटी वेरिएबल है, तो मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन पूरे में डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. क्या करना होगा? अगेन एलिमेंट कंसिडर करना होगा. तो यहां से z डेफ नीचे आप एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करोगे जिसका थिकनेस dz, इसमें जो मास होगा dm वो होगा रो इंटू एरिया इंटू dz. और टोटल मास कैलकुलेट करने के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे इधर 0 से h तक और यहां 0 से m तक, या आप सिंपली कह सकते हो कि dm का इंटीग्रेशन m आ जाएगा. दैट्स इट. तो m इक्वल्स टू, अब देखिए रो की वैल्यू पुट करेंगे. यहां पर रो की वैल्यू थी रो नॉट बाई 2 इंटू 1 प्लस p बाई p नॉट इंटू a इंटू डी जेड फ्रॉम 0 टू h. इसमें क्या करो आप p नॉट एलसीएम ले लो और फिर p नॉट बाहर निकाल लेंगे तो ये बन जाएगा रो नॉट बाई 2p नॉट, एरिया भी बाहर ले आओ और यहां पर आएगा p प्लस p नॉट इंटू डी जेड 0 टू h. अब आप ध्यान दीजिए p प्लस p नॉट हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं. देखो लास्ट स्लाइड में हमने सॉल्व किया था. p प्लस p नॉट की वैल्यू ये आ गई थी pa प्लस p नॉट e टू द पावर रो नॉट जी जेड बाई 2p नॉट. तो उसको यहां पर पुट कर दो, रो नॉट बाई 2p नॉट इंटू a और इधर आ जाएगा pa प्लस p नॉट e टू द पावर रो नॉट जी जेड बाई 2p नॉट इंटू डी जेड. इंटीग्रेशन तो आपको केवल इस टर्म का करना है और e की पावर ax के जैसा टर्म है. e की पावर ax का इंटीग्रेशन आप जानते हो e टू द पावर ax अपॉन a. तो a ये वाला टर्म बन गया रो नॉट g अपॉन 2p नॉट. जब इसको आप यहां डिवाइड करोगे तो आप देखो रो नॉट बाई 2p नॉट कैंसिल हो जाएगा और केवल z बाहर g बाहर बचेगा. तो ये इंटीग्रेशन में होने के बाद ये इतना रह जाएगा. यहां 0 से h की लिमिट रखनी है आपको, pa प्लस p नॉट और a बाई जी और इंटीग्रेशन करके हो जाएगा e टू द पावर रो नॉट जी जेड बाई 2p नॉट लिमिट 0 से h. जब z की जगह h रखोगे तो h बन जाएगा और z की जगह 0 रखोगे तो e की पावर 0 विच इज 1. तो आंसर क्या आ जाएगा? मास ऑफ द लिक्विड विल बी pa प्लस p नॉट इंटू a डिवाइडेड बाई g इंटू e टू द पावर रो नॉट जी एच बाई 2p नॉट, दिस इज p नॉट माइनस 1. लिमिट रखने के बाद ये माइनस 1 ऐसा आंसर आ जाएगा. सो दिस विल बी द टोटल मास ऑफ द लिक्विड. सो अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है तो प्रेशर कैलकुलेट करना हो या टोटल मास कैलकुलेट करना हो तो फिर हमें इंटीग्रेशन पर ही जाना होगा. अगर इनकंप्रेसिबल लिक्विड होता तो हम डायरेक्ट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर सकते थे और प्रेशर का लीनियर वेरिएशन होता, लेकिन कंप्रेसिबल में ऐसा नहीं होगा. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत सारे किए होंगे जहां पर एक एल शेप का ये ट्यूब है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है और जनरली क्या करते थे इन क्वेश्चंस में, जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें इसको ए एक्शन से चला देते हैं या और कहीं कहीं प्रेशर वगैरह सॉल्व कराया जाता है. लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है. क्या है क्वेश्चन? इस एल्बो शेप ट्यूब में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और डायमीटर इसका डी गिवन है और ये जो डायमीटर है वो इस हाइट से और लेंथ से बहुत छोटा है. ठीक,
अज्यूम इनकम्प्रेसिबल फ्लो, नेग्लेक्ट फ्रिक्शन, कोई विस्कोसिटी वगैरह कंसिडर नहीं करनी आपको, फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं, ये आइडियल फ्लूइड है। एंड ड्राइव डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर डी बाई डी टी व्हेन स्टॉपर इज ओपन। देखिए क्वेश्चन को लिखने का लैंग्वेज अजीब सा है, लेकिन सिंपल सी बात पूछी गई है कि यहां जो स्टॉपर लगा हुआ है अगर इसको हम हटा दें, इसको हटाते ही लिक्विड बाहर जाएगा। लिक्विड बाहर जाएगा तो हमें कैलकुलेट करना है लिक्विड अगर v स्पीड से चल रहा है तो dv बाई dt, दैट मींस एक्सेलरेशन ऑफ द लिक्विड, कितने एक्शन से लिक्विड मूव करेगा। तो अब एक चीज दिमाग में ये आती है कि भाई देखो ये ट्यूब है, इस ट्यूब में लिक्विड भरा हुआ है, यहां से मैंने जैसे ढक्कन खोल दिया, ये लिक्विड भरा हुआ है, ऐसे लिक्विड फिल कर दिया हमने, तो इसके ऊपर प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट, जिसके कारण इस पर नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, P नॉट ए, वहां पर PA लिखा हुआ है तो PA मान लो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर PA, इधर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी इधर कितना फोर्स लगा रहा होगा, PA इंटू ए, तो ऊपर से फोर्स इतना ही आ रहा है, इधर से भी इतना आ रहा है, तो लिक्विड बाहर क्यों जाएगा। बट ये आपको इंट्यूशन है कि लिक्विड बाहर तो जरूर जाएगा। कारण क्या है कि ये जो ऊपर लिक्विड इस आर्म में भरा हुआ है, इसका वेट भी तो है ना भाई नीचे की तरफ, जो लिक्विड को पुश करेगा बाहर निकलने के लिए, उसी वेट के कारण ये लिक्विड एक्सेलरेटेड होगा। ट्यूब को हमने रोका हुआ है, ट्यूब रेस्ट में है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इनफैक्ट ये अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया है, जो अगर देखा जाए तो आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं मैकेनिक्स में। एक डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, शायद आप रिलेट कर पाए कि हां वाकई ये वही क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने मैकेनिक्स में सॉल्व किए होंगे। यहां एक मास रखा है M2 और ये आइडियल पुली है, आइडियल स्ट्रिंग है, और इधर एक मास M1, और हमसे कह दिया था कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करो। अब आईटी वाले आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछने जा रहे हैं क्योंकि इसके साथ वो बहुत खेल चुके हैं। उसी कंसेप्ट को किसी और टॉपिक में किसी और तरीके से लगाया जाएगा ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन फ्लूइड का है तो शायद कुछ फ्लूइड वाली बहुत भयंकर चीजें लग रही होंगी, पर वो क्वेश्चन एक्चुअल में है ही कहीं और का। बस फ्लूइड का तो उसमें एक एलिमेंट डाल दिया गया और आपको वही सेम कॉन्सेप्ट फ्लूइड पर अप्लाई करना है। इसमें इसे कैसे सॉल्व करते थे आप, इसका एफबीडी बनाते थे m1g, यहां पर t, इसकी इक्वेशन लिखते थे m1g माइनस टी इक्वस टू ma, इसका इक्वेशन आएगा t इक्वस टू m2a, और दोनों को ऐड कर देते थे, एक्सेलरेशन आ जाता था। वही सेम काम कुछ ऐसा ही किया जाएगा। यहां पर जो काम करेंगे हम एक फ्लूइड के पूरे एलिमेंट पर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करेंगे, और इस अप्रोच को कहा जाता है कंट्रोल्ड वॉल्यूम अप्रोच। जब एक कंट्रोल्ड वॉल्यूम पर हम न्यूटन्स लॉ या कोई भी इक्वेशन वगैरह अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्ड वॉल्यूम अप्रोच। क्या होता है वो, कैसे अप्लाई किया जाएगा, देखते हैं। देखिए ये हमारा ट्यूब था, इस टाइप का ट्यूब है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला। तो इसमें यहां पर तो प्रेशर है PA, तो ऊपर से फोर्स आया PA इंटू A, और इस पॉइंट पर यहां मैं मान लेता हूं एक पॉइंट 1, इस पर प्रेशर मान लीजिए P1 है। तो अगर ये ऊपर वाले सेगमेंट को देखा जाए, इस ऊपर वाले सेगमेंट में अगर लिक्विड का मास में कहूं M1 है, तो उसके कारण ये लिक्विड अगर नीचे की तरफ A एक्सेलरेशन से आ रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। देखो ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, PA माइनस P1 इंटू एरिया, फिर प्लस इसका वेट, तो प्लस m1g एंड दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू ए। देखो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन बनी ना। अब आप हॉरिजॉन्टल पार्ट पर इक्वेशन लगाओ, न्यूटन सेकंड लॉ, ये लेंथ L है, इस में मास मान लो m2 है, यहां प्रेशर P1 है, इधर अगेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है PA, तो अब ये आगे की तरफ जा रहा है A एक्सेलरेशन से, तो क्या होगा P1 माइनस PA इंटू A इक्वस टू m2a। एक्सेलरेशन तो दोनों का सेम ही होगा ना, जैसे उन दोनों ब्लॉक का था, स्ट्रिंग से कनेक्टेड थे। ये भी दो अलग अलग लिक्विड थोड़ी हैं, एक ही लिक्विड के दो अलग अलग वॉल्यूम कंसिडर किए हैं, लिक्विड तो पूरा एक ही है। ठीक, तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं तो आप देखो पहला टर्म कैंसिल हो गया है, एकदम उल्टा लिखा हुआ है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई m1g अपॉन m1
प्लस m2। यही तो इक्वेशन वो एटवुड मशीन टाइप के क्वेश्चन की भी आती थी, जिसमें एक टेबल पर रखा हुआ है, एक हवा में लटका हुआ है, सेम एक्सेलरेशन आता था। वही देखो आंसर यहां भी है। देखने से लग रहा है कि फ्लूइड का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ और भी इन्वॉल्व है। यही आईटी है कि कैसे आप चीजों को रिलेट कर पाए, और रिलेट करना स्टार्ट कर दिया तो समझ लो आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू कर दिया है, और आपसे फिजिक्स सॉल्व होना शुरू हो जाएगी, और वो सिंपल भी हो जाएगी। अब m1 m2 की वैल्यू रख देते हैं। ये हाइट आपको h गिवन था, तो m1 की वैल्यू होगी रो ए एच जी, m2 हो जाएगा रो ए एच प्लस रो ए एल, ये m1 प्लस l2 होगा। आई थिंक वो कैपिटल L था, तो कैपिटल L लिख देते हैं। तो आप देखो रो ए सब में से कैंसिल हो गया, और एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g इंटू एच अपॉन एच प्लस एल। क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा? इज इट कांस्टेंट? नहीं। क्यों कांस्टेंट नहीं है? क्योंकि जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकलता जाएगा तो h की वैल्यू चेंज होती जाएगी, h की वैल्यू चेंज होती जाएगी, तो जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। जब इस आर्म में से पूरा लिक्विड निकल जाएगा, जब h की वैल्यू 0 बन जाएगी, तो देखो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, क्योंकि फिर कोई नीचे की तरफ फोर्स नहीं है, वेट नहीं है जो इसको बाहर की तरफ पुश कर सके। तो जो इस टाइप की ये क्वेश्चन होते हैं एल शेप वाले, जनरली मोस्ट ऑफ जगह पर आपको मिलेंगे कि प्रेशर कैलकुलेट करो, या पूरे ट्यूब के एक्शन से सॉल्व करा दिया तो प्रेशर डिफरेंस वगैरह बताओ। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है जो मेंस टाइप के एग्जाम में आ जाते हैं, लेकिन एडवांस में उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछा जाएगा, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। वहाँ आपको कंट्रोल्ड वॉल्यूम अप्रोच लगाना होगा कि पहले ऊपर वाले वॉल्यूम पर हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, और फिर ये हॉरिजॉन्टल सेगमेंट पर अप्लाई किया। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रोटेटिंग कंटेनर वाला। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे कि एक ट्यूब में हम कंटेनर को लिक्विड भर दिया है और फिर कंटेनर को रोटेट करा रहे हैं। तो इसमें क्या किया गया, ये एक ट्यूब है जिसमें दो अलग अलग लिक्विड भरे हुए हैं। लेफ्ट हैंड साइड में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी हमें नहीं पता है, राइट हैंड साइड में एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी यहां पर वो लिखना भूल गए, लेकिन इस लिक्विड की डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वाटर है, और पहले ये दोनों जो आर्म है वो अनइक्वल रहे होंगे। जैसे ही आपने रोटेट करना स्टार्ट किया 60 आरपीएम से, तो दोनों आर्म में देखो लिक्विड लेवल सेम हो गया है। एंड इट इज नॉट रोटेटेड अबाउट द सेंट्रल लाइन। जिस लाइन के अबाउट रोटेट किया गया उसमें इधर ये जो लिक्विड है अननोन डेंसिटी वाला, ये 5 सेंटीमीटर तक है, और वाटर यहां पर 15 सेंटीमीटर तक है। तो हमें कैलकुलेट करना है, क्या बताना है हमें, फाइंड डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इन द लेफ्ट आर्म। इस आर्म में लिक्विड की डेंसिटी रो कितनी होगी। मैं क्या करता हूं, इसको रो1 मान लेता हूं, और ये रो2 है। रो2 इज गिवन, रो1 वी हैव टू कैलकुलेट, राइट? ओके, देखिए कैसे किया जाएगा। दिस एंड इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। यहां दोनों जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा P0, इधर भी होगा P0। इस पॉइंट को मैं 1 मान लेता हूं, इसे मैं मान लेता हूं जहां पर दोनों लिक्विड मिल रहे हैं 2, और इसको मान लेता हूं 3। अगर हम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करें P1 माइनस P2, तो P1 माइनस P2 एंड P3 माइनस P2 क्या दोनों सेम होंगे? दोनों साइड से सॉल्व किया जाए, सेम होगा या नहीं बताओ। P1 माइनस P2 विल बी इक्वल टू P3 माइनस P2, बिल्कुल, क्योंकि P1 और P3 सेम है, और P2 तो एक फिक्स वैल्यू है। देखो ये मैंने एक्चुअल में क्या लिखा है, मैंने यही तो लिखा है P1 इक्वल टू P3, P2 तो कैंसिल हो गए ना, और P1 और P3 बराबर है, दोनों एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो आप ध्यान दीजिए, जब 1 पर प्रेशर अगर P0 है, तो जब आप 1 से नीचे आएंगे यहां पर, तो प्रेशर बढ़ गया होगा, और कितना बढ़ेगा, P0 प्लस रो GH, बढ़कर इतना हो जाएगा, बढ़ा कितना, रो GH। लेकिन जब हम आगे की तरफ जाएंगे इधर, तो अब ये पॉइंट को अगर मैं कहता हूं कि ये कोई पॉइंट 4 है, 4 का प्रेशर ज्यादा होगा या 2 का प्रेशर ज्यादा होगा, या दोनों का प्रेशर सेम होगा। यही बस इस क्वेश्चन में कैच है कि जब
लिक्विड हॉरिजॉन्टल लेवल पर एक बात की जाए तो जनरली हमने पढ़ा है व्हेन लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल लेवल रिमेन्स सेम। हर पॉइंट पर प्रेशर सेम रहता है, लेकिन उसके लिए लिक्विड इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, एक्सीलरेटेड नहीं होना चाहिए। यहां पर तो लिक्विड हॉरिजॉन्टली एक्सीलरेटेड है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन करते हुए हर एलिमेंट में एक्सीलरेशन किधर होगा? सेंटर की तरफ, एक्सेस की तरफ। और जब आप एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में जाएंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ऐसा पढ़ा है ना आपने, कंटेनर में देखा होगा कि अगर एक लिक्विड में, कंटेनर में लिक्विड भरा हुआ है, उसका आप ए एक्सटेंशन से चला दो तो फिर सेम लेवल पर 2 पॉइंट कंसीडर करो, 1 और इधर 2, तो 1 का प्रेशर 2 से कम होगा क्योंकि लिक्विड क्या होता है, थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है टॉप सरफेस। वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाया जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व करते हैं। ये जो ट्यूब है हमारे पास, इस ट्यूब में इन जनरल अगर मैं फॉर्म में लिखना चाहूं कि अगर मैं इसको ओमेगा स्पीड से रोटेट करा रहा हूं और यहां कोई पॉइंट है और यहां कोई पॉइंट है आर डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच में मुझे प्रेशर डिफरेंस लिखना है कितना होगा। तो प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखा जाएगा यहां पर, क्योंकि जब आपको पूरे आर डिस्टेंस से प्रेशर डिफरेंस बताना है, मान लीजिए आर नॉट डिस्टेंस से बताना है, तो इनमें से हर एलिमेंट का जो एक्सलेशन होगा वो अलग अलग होगा। तो प्रेशर डिफरेंस लिखने का तरीका भी क्या होगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अगेन। यहां से आपको एक्स डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करना होगा जिसका लेंथ है dx, उसका एक्सलेशन कितना होगा, a = ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, और प्रेशर डिफरेंस dp दैट विल बी रो a इंटू dx। जैसे रो al लिखते हैं तो अब रो a dx होगा, a की वैल्यू पुट करोगे, सो dp विल बी रो ओमेगा स्क्वायर एक्स dx, और 0 से r0 तक बताना है, इसका इंटीग्रेट करो 0 से r0, तो प्रेशर डिफरेंस आएगा रो ओमेगा स्क्वायर r0 स्क्वायर बाई 2। दिस इज द प्रेशर डिफरेंस at same horizontal level between 2 points in a rotating container separated by distance r0। अगर वो r0 डिस्टेंस से सेपरेटेड है, मतलब एक एक्सिस पर है और एक r0 डिस्टेंस दूर है, तो उन दोनों पॉइंट में इतना प्रेशर डिफरेंस होगा। और किस पॉइंट पर ज्यादा होगा, ज्यादा कहां होगा, बाहर की तरफ। तो वही सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां अप्लाई कर देना है। आप देखिए जो हमारा ट्यूब था, इस ट्यूब में ये डिस्टेंस थी 5 सेंटीमीटर और ये हाइट गिवन था 18 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहां हमने पॉइंट कंसीडर किया था 1 और इधर पॉइंट था 2। अब मुझे P1 माइनस P2 लिखना है, तो जब मैं 1 से नीचे आया, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 क्या होगा, इस लिक्विड के कारण, लिक्विड के वेट के कारण प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, ρ1 g इंटू 0.18 ρgh। और फिर जब आगे की तरफ जाओगे तो अब प्रेशर डिक्रीज होगा, क्योंकि एक्सिस से बाहर आने पर प्रेशर बढ़ता है, तो एक्सिस की तरफ जाने पर प्रेशर घटेगा। कितना डिस्टेंस, 5 माइनस ρ1 ओमेगा स्क्वायर 0.5 का स्क्वायर बाई 2। ये हुआ P1 माइनस P2। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। और जब 3 से नीचे आएंगे तो ये 3 ये लिक्विड है भरा हुआ और यहां पर 18 सेंटीमीटर है। अब 3 से 2 का प्रेशर डिफरेंस लिखना है, तो वो शायद अब आपने समझ भी लिया होगा कैसे लिखा जाएगा और आपके दिमाग में इक्वेशन बन गई होगी। मैं केवल लिख रहा हूं, चेक कर लो कि दिमाग में सही बनी या नहीं। तो P3 माइनस P2 इज, उधर वाली डेंसिटी ρ2 मानी थी ना, ρ2 g इंटू 0.18 माइनस ρ2 ओमेगा स्क्वायर, वो डिस्टेंस 15 था तो 0.15 का होल स्क्वायर बाई 2, ये आ गया। और दोनों प्रेशर डिफरेंस को इक्वेट कर दो तो आपको ρ1 की वैल्यू मिल जाएगी। देखो दोनों को इक्वेट करते हैं, इक्वेशन आपको याद हो गए, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्व कर रहा हूं इसे। देखिए ये बनेगा
ρ1 जी इंटू 0.18 था ना, तो उसको सीधा मैं 1.8 लिख देता हूं क्योंकि हमें डेटा में गिवन था कि जी की वैल्यू 10 लेनी है, माइनस ρ1 ओमेगा स्क्वायर, और ये बन जाएगा 0.25/2 इक्वस टू, यहाँ पर आएगा ρ2 इंटू 1.8 माइनस ρ2 ओमेगा स्क्वायर, और ये वैल्यू थी 0.15 का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। लास्ट स्लाइड पर भी देख लेते हैं। ये 0.05 आएगा। हाँ देखो, ये 0.05 पे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर था ना, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है ना, तो 0.05 होगा यहां पर 0.05 का स्क्वायर, और वो 0.15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर। अब देखो ओमेगा भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि ओमेगा की वैल्यू में गिवन थी 60 आरपीएम, तो ये आपने मैकेनिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। 60 आरपीएम का मतलब 2 पाई n बाय 60, इसको आपको पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, और n गिवन है 60 आरपीएम, तो ये आई थिंक सीधा सीधा 2 पाई आ जाएगा, 2 पाई रेडियन पर सेकंड। जब ओमेगा की वैल्यू वहां पर पुट करोगे तो ρ1 इधर कॉमन आ गया, ये बनेगा 1.8 माइनस ये 4 पाई स्क्वायर आएगा, और पाई स्क्वायर भी पीछे गिवन था। पाई स्क्वायर कितना लेना है? 10, वो सब दे रखा है। तो देखिए ओमेगा ये बन जाएगा 4 इंटू 10, और यहां पर आएगा 5 इंटू 10 टू दी पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, ये यहाँ 2 रह गया, और फिर इस तरफ होगा ρ2 1.8, और इधर बन जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगेन ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू, अच्छा ये 5 नहीं, ये 25 होगा, क्योंकि 0.5 का स्क्वायर है ना, और 0.15 का स्क्वायर होता है 225 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक भाई, ये वाली वैल्यू बन गई। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 25 इंटू 2 50 हो गया, 50 इंटू 10 500 बन गया, तो ρ1 इक्वस टू इंटू 1.8 माइनस 500 इंटू 10 टू द पावर -4, ये बना 0.05, ठीक है 0.05 ही आएगा, और इक्वस टू ρ2 वाटर है, उसकी वैल्यू 1000, 1.8, देखिए ये 2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 10, और 2 इंटू 225, 2 इंटू 225 कितना बन गया? 450, 450 इंटू 10 4500, 4500 इंटू 10 टू द पावर -4, तो ये आएगा -0.45, 4500 ही बनेगा ना, राइट, बिल्कुल 4500 बनेगा। अब इसको ρ1 इक्वस टू 1000 इंटू 1.8 माइनस 1.45, इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये बनेगा 531 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1.8 माइनस 0.05, तो ये बनेगा आई थिंक 1.75, यही होगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो थोड़ा सा, इसको 5 से कट करोगे तो इस तरफ आएगा, ये डेसिमल तो खत्म हो गया, 5 से कट करने पर यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू 7, और इस तरफ आएगा 3 इंटू 5, तो ρ1 की वैल्यू आएगी 27,000 बाय 35। इसको चाहो तो आप थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, ये बनेगा, यहाँ पर 5 से कट कर दो 7, और यहाँ आएगा 5400, 5400 बाई 7 kg पर मीटर क्यूब।
दिस विल बी द डेंसिटी इन द लेफ्ट साइड ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड का लेफ्ट साइड वाला लिक्विड है उसकी डेंसिटी इतनी होगी। कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना है ताकि कुछ गड़बड़ ना हो, क्योंकि जो मेन कॉन्सेप्ट था प्रेशर लिखना। एक तो वेट के कारण रो जी एच, और दूसरा फिर रोटेट करने के कारण जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है वो वाला, और वो दोनों अलग अलग हैं। नीचे की तरफ आने पर हाइट के कारण, इसके वेट के कारण प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन वो रोटेशन के कारण प्रेशर अंदर की तरफ जाने पर कम हो रहा है। तो ये रो जी एच माइनस ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 आएगा। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रोटेटिंग कंटेनर का ही है, लेकिन उसमें कुछ अलग चीजें पूछी गई हैं। केवल रोटेटिंग कंटेनर नहीं है, साथ साथ ये ऊपर भी जा रहा है। ये रोटेट तो कर ही रहा है, लेकिन ए एक्शन से ऊपर भी चल रहा है। इसका कंटेनर का टोटल हाइट था 2 मीटर, और उसमें लिक्विड एक भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है। मतलब वाटर भरा हुआ है ना। और फिर हमने इसको रोटेट कराया गया 60 आरपीएम। तो ओमेगा की वैल्यू देखो फिर से वही आ गई, 2 पाई एन, दैट इज 2 पाई इंटू 60/60। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई रेडियन पर सेकेंड, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। एंड देन इट इज एक्सलेटेड अपवर्ड विद एक्सलेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप ये जानते हो, जब किसी कंटेनर को हम रोटेट कराते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर को, और उसके अंदर लिक्विड भरा होता है, तो कंटेनर का जो टॉप सरफेस है, टॉप सरफेस फ्लैट नहीं रहता, वो पैराबोलाइड हो जाता है। इसका जो टॉप सरफेस होगा लिक्विड का, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा, वो हम डिराइव नहीं करने जा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, वो डेरिवेशन आपको पढ़ना होगा। और इसकी जो इक्वेशन आती है, अगर हम इस तरफ एक्स एक्सेस मान लेते हैं और इधर वाई एक्सेस, तो ये जो हमारे पास कर्वेचर बना, इस कर्वेचर की इक्वेशन होती है y इक्वस टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस वाई नॉट, वेयर वाई नॉट इज दिस हाइट। मिनिमम कितना हाइट तक रहेगा, वो जो जिस एक्सेस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उस एक्सेस पर लिक्विड का हाइट क्या रह गया है, और यहां से किसी r डिस्टेंस पर ये टोटल हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है y को। ठीक है, ये इक्वेशन होती है। लेकिन यहां पर ये इक्वेशन तब बनती थी जब कंटेनर केवल रोटेट करता था। यहां तो ऊपर की तरफ भी चल रहा है, ऊपर की तरफ चलने के कारण जहां पर g आया था वहां g इफेक्टिव हो जाएगा g प्लस ए, और कुछ चेंज नहीं होगा। ये आपने न्यूटन्स लॉ में पढ़ रखा है। लिफ्ट के अंदर जब हम खड़े होते हैं तो हमारा जो नॉर्मल रिएक्शन वो चेंज होता है, एपरेंट वेट की वैल्यू एक्चुअल वेट से कुछ और आती है, और जिसमें हम जी की जगह जी इफेक्टिव कंसिडर करते हैं। अगर ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है तो जी प्लस ए बन जाता है, नीचे आ रही है तो जी माइनस ए, और फ्री फॉल हो रहा है तो जी इफेक्टिव 0, जहां जिसे हम कहते हैं वेटलेसनेस। वो सिचुएशन तो नहीं है, बट यहां भी 2 इंटू जी प्लस ए हो जाएगा। अब हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, हमें बताना है डिटरमाइन डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट द सेंटर ऑफ बॉटम एंड टॉप सरफेस। बॉटम का सेंटर मतलब यहां ये पॉइंट ए, एकदम नीचे वाला, एंड सेंटर ऑफ टॉप सरफेस मींस ये मिडिल वाला पॉइंट 2 और 1 में प्रेशर डिफरेंस बताना है। तो 2 और 1 में अगर प्रेशर डिफरेंस बताना है तो 2 और 1 का हाइट का डिफरेंस आपको पता है। 2 पर, इस पॉइंट पर तो यहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, दिस इज ओपन टू एटमॉस्फेयर। हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो कितना नीचे आए, वाई नॉट नीचे आए। सो दैट मीन्स P1 माइनस P2, P1 माइनस P2 इक्वल टू रो जी वाई नॉट। बताओ क्या गलती हुई, ए एक्शन से ऊपर चल रहा है तो जी नहीं, जी प्लस ए, यस जी प्लस ए। और वो वाई नॉट की वैल्यू भी सॉल्व करनी होगी। तो वाई नॉट की वैल्यू के लिए देखिए, लिक्विड पहले के साइड तक भरा हुआ था 2 मीटर तक, और फिर ये रेडियस टोटल अगर कैपिटल आर है
तो स्मॉल आर को अगर मैं कैपिटल आर कर दूं तो ये इस सरफेस के ऊपर मुझे टोटल हाइट मिल गया 2, और 2 में से तो y मिल जाएगा, y में से अगर मैं y माइनस वाई नॉट इस टर्म को देख, मुझे y नॉट सॉल्व करना है, तो y नॉट की वैल्यू आएगी सिंपली y माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g प्लस ए। और y क्या है? टोटल हाइट, कंटेनर का टोटल हाइट जो था 2 मीटर, तो 2 माइनस दिस बिकम्स y नॉट। चलो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं उधर। ये प्रेशर डिफरेंस बनेगा रो जी प्लस ए इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 जी प्लस ए। इसको अंदर ले जाओ, रो इंटू 2g प्लस ए। इसको पहले अंदर इसलिए लिया क्योंकि नीचे वो डिनोमिनेटर वाला g प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेशन शायद मेरी थोड़ी आसान हो जाएगी, जो दिखने में लग रही है कि शायद भयंकर सी कैलकुलेशन है। अब वैल्यू रखेंगे, तो अब इसकी वैल्यू बनेगी रो की वैल्यू है 1000, 2 इंटू जी प्लस ए, ये तो सिंपली 15 बन गया ना, और माइनस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कितना है 2 पाई, तो ये बन गया 4 पाई स्क्वायर। और रेडियस आई थिंक क्वेश्चन में गिवन था, देख लेते हैं कितना था। डायमीटर 1 मीटर था, तो रेडियस कितना हो गया 0.5 मीटर, उसका स्क्वायर करना है। तो देखिए ये बन जाएगा 0.5 का स्क्वायर, दैट इज 0.25 डिवाइडेड बाई 2, और पाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी आपको मालूम है कि वो 10 है, तो ऊपर आ गया 2। अब ये बना 1000 इंटू 2 इंटू 15 कितना हो गया 30 माइनस, देखिए 2 इंटू ये पाई स्क्वायर था, ओके, तो 2 इंटू 10 इंटू 0.25, सो ये सिंपली आ जाएगा 2.5 इंटू 2 आ जाएगा 5, 1000 इंटू 30 माइनस 5, और इसकी वैल्यू बन जाएगी 25 किलो न्यूटन। हमें प्रेशर डिफरेंस पता ना, किलो न्यूटन नहीं, आप ऐसे लिख सकते हो किलो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा ना, और 1000 को मैंने हटा दिया, उसको किलो में कन्वर्ट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट प्रेशर डिफरेंस एट द सेंटर ऑफ टॉप मोस्ट सरफेस एंड सेंटर ऑफ बॉटम, दोनों में प्रेशर डिफरेंस मिल जाएगा। प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करना मेन चीज नहीं थी, मेन चीज था यहां पर कि इन दोनों में ये हाइट का डिफरेंस सॉल्व करना, जो हमें उस पैराबोला की इक्वेशन से मिलेगा, जो टॉप सरफेस होता है, पैराबोला ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको पैराबोलाइड भी कहते हैं, राइट। ओके, एक पार्ट और पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर एट सेंटर एंड एट द एज ऑफ द बॉटम सरफेस। इस सेंटर पर जो पॉइंट 1 था और जो ये एज है यहां पर पॉइंट 3, इन दोनों में प्रेशर डिफरेंस क्या होगा। आप देखिए दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं, तो क्या दोनों में प्रेशर सेम होगा? नहीं। 1 के ऊपर हाइट y नोट है और 3 के ऊपर हाइट 2 मीटर है, तो दोनों में जो हाइट का डिफरेंस है वो यही वाला डिफरेंस तो है। ये टोटल हाइट अगर मैं y मानता हूं और ये y नोट, तो दोनों की हाइट का डिफरेंस एक्चुअली y माइनस y नोट है, y माइनस y नोट, विच इज ओमेगा स्क्वायर कैपिटल R स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ g प्लस a। ठीक है, अब देखिए प्रेशर डिफरेंस कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पर प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पर प्रेशर कम होगा। दो तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में से कोई सा भी तरीका आप लगा सकते हो। जब ये सिलेंड्रिकल कंटेनर था, तो इस सिलेंड्रिकल कंटेनर को जब आपने रोटेट कराया, टॉप सरफेस ऐसा पैराबोलाइड बन गया, और ये हाइट है y नोट और ये हाइट है y, और y माइनस y नोट उसकी वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ g प्लस ए। यही तो है ना। इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहां पी नोट इसके जस्ट ऊपर, और इधर भी पी नोट होगा।
तो अगर मैं 1 पर प्रेशर लिखना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए वाई नॉट। 3 पर प्रेशर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, पी नॉट प्लस रो जी प्लस ए वाई। और जब डिफरेंस करेंगे P3 माइनस P1 तो आएगा रो G प्लस ए इंटू वाई माइनस वाई नॉट। सिंपल, y माइनस वाई नॉट। और y माइनस वाई नॉट की वैल्यू आपको पता है कितनी है, वो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए। अपॉन ट्वाइस ऑफ जी प्लस ए। जी प्लस ए कैंसिल हो गया तो वैल्यू आ गई रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। और ये अभी मैंने सॉल्व किया था पिछले वाले पार्ट में, इसकी वैल्यू अभी सॉल्व की थी, ये दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। देखो ये कैलकुलेट किया था ना, रो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2 कितना आ गया था, ये 5 आया था। इसको रो से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 किलो न्यूटन 5 किलो पास्कल आंसर आ गया। दिस इज 5 किलो पास्कल। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन की इन दोनों के हाइट का डिफरेंस कितना होगा, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उस टाइप का ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो, एडवांस में वैसा नहीं होता। एडवांस में थीम रिपीट होता है, कंसेप्ट रिपीट होता है, लेकिन सेम एज इट इज रिपीट हो जाए वो बहुत रेयर होता है। इसलिए आपको उसी कंसेप्ट पर अलग अलग चीजें क्या सॉल्व की जा सकती हैं। कंसेप्ट वही है कि हमें वो इक्वेशन पता होनी चाहिए, उस इक्वेशन से सब कुछ मिलेगा, लेकिन सॉल्व हमें करना है प्रेशर डिफरेंस। अच्छा एक चीज और देखो, ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पर हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जो पॉइंट सेम लेवल पर होते हैं, अगर ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस होता है सेंटर से किसी x डिस्टेंस तक। प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये पहले भी इतना ही आया था लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था, और इसमें भी इतना ही है। दैट मीन्स ऊपर की तरफ वाले एक्सलेशन का उस हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो प्रेशर डिफरेंस है रोटेटिंग कंटेनर में, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर, समझ में आ गया सबको? ओके तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जहां पर थोड़ा सा कुछ वेरिएशन किया जाएगा, और एडवांस में तो हमेशा ही वेरिएशन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा फ्लूइड फोर्स का, कि कोई भी जो लिक्विड है वो किसी कंटेनर पर या किसी ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। देखिए क्वेश्चन है 3 मीटर हाई एंड 6 मीटर वाइड। ये जो एक गेट लगा हुआ है ये 3 मीटर ऊंचा है और अंदर की तरफ 6 मीटर है, और उसके ऊपर 2 मीटर तक लिक्विड भरा हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है इस पर वाटर फोर्स कितना लगाएगा, और दूसरा ये कैलकुलेट करना है कि हिंज कितना फोर्स लगा रही होगी, बी वाला सपोर्ट जिसने गेट को रोका हुआ है, नहीं तो खुल जाएगा और पानी बह जाएगा। और ये हिंज का फोर्स कितना होगा वो भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं बताता हूं क्या है। पहला तरीका तो ये है जो बेसिक होता है कि आप क्या करो, यहां से y डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट कंसिडर कर लो ऐसा जिसका थिकनेस होगा dy। उस एलिमेंट पर प्रेशर कितना होगा, प्रेशर होगा रो जी इंटू वाई। और ये एलिमेंट अंदर कितने लेंथ तक है, 6 मीटर तक। तो इस एलिमेंट का एरिया कितना हुआ, 6 इंटू डी वाई। इस छोटे से एलिमेंट पर लिक्विड कितना फोर्स लगाएगा, डी एफ, दैट विल बी पी इंटू डी ए। रख दो वैल्यू, रो जी 6 वाई इंटू डी वाई। और टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो। ऐसे ऐसे एलिमेंट कहां से कहां तक लेने हैं, वाई का लिमिट क्या रखेंगे, क्या 0 से 5 रखेंगे, नहीं। गेट कहां से स्टार्ट हुआ, ए से, ए कितना नीचे 2, तो फ्रॉम 2 टू 5, 2 टू 5। अब देखिए सबकी वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा, रो की वैल्यू है 1000 और जी हो गया 10 इंटू 6। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो 2 मैंने बाहर लिख दिया, और अंदर लिमिट रखो कितने बनेगा 25 माइनस 4, और ये बन जाएगा 3। 25 माइनस 4 21, 21 इंटू 3 63। सो आंसर विल बी
630 किलो न्यूटन। लिक्विड इतना टोटल फोर्स इस गेट पर लगाएगा। दिस इज फर्स्ट पार्ट, जो आपने बहुत बार शायद किया होगा। दूसरा पार्ट जो बहुत रेयरली आपको देखने को मिलता है, द लोकेशन ऑफ प्रेशर सेंटर। व्हाट इज प्रेशर सेंटर? यहां प्रेशर सेंटर का मतलब क्या है? देखिए, इस गेट के हर पार्ट पर लिक्विड फोर्स लगा रहा होगा, तो इस सारे फोर्स को जिस एक पॉइंट पर लगता मान सकते हैं, द एंटायर लिक्विड फोर्स कैन बी ट्रीटेड एक्टिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट नोन एज सेंटर ऑफ प्रेशर, या उसको हम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, कि इस पूरे फोर्स को किस एक पॉइंट पर लगता मान सकते हो। क्या मैं ये कह सकता हूं कि सारा फोर्स सेंटर पर लग रहा होगा? नहीं, क्योंकि सेंटर के ऊपर प्रेशर कम है और नीचे प्रेशर ज्यादा है, तो नीचे वाले पार्ट पर फोर्स ज्यादा है, ऊपर वाले पार्ट पर फोर्स कम है, तो सेंटर ऑफ फोर्स या सेंटर ऑफ प्रेशर इसके मिड पॉइंट पर नहीं होगा। उसे सॉल्व करने का वही तरीका है जो हम रोटेशन में किया करते थे। रोटेशन में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैलकुलेट करते थे। देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं ये मान लूं, नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूं, जो गेट यहां पर बना हुआ है इस पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है? 630 न्यूटन। हमें बताना है कि वो किस पॉइंट पर लगता माना जा सकता है। तो मान लीजिए वो ए से किसी एक्सपी डिस्टेंस पर है। एक्सपी मीन सेंटर ऑफ प्रेशर का डिस्टेंस एक्सपी है। तो यहां मैं उस सारे फोर्स को अगर मानता हूं तो ये कहलाएगा सेंटर ऑफ प्रेशर। तो ए के अबाउट इसका टॉर्क कितना होगा? 630 किलो न्यूटन, मैं चलो 10⁻³ लिख देता हूं, इंटू एक्सपी। दिस इज टॉर्क अबाउट ए के अबाउट इतना टॉर्क आएगा, और ये एक्सपी मुझे सॉल्व करना है। अगर यही टॉर्क मैं किसी और तरीके से सॉल्व कर पाऊं तो दोनों को इक्वेट करके एक्सपी की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था बेसिक मेथड से, वैसे टॉर्क भी कैलकुलेट कर सकते हैं बेसिक मेथड से। कैसे? यहां ऊपर तक 2 मीटर तक लिक्विड भरा हुआ था। तो अब मैं क्या करता हूं, इस बार मैं ए से वाई डिस्टेंस नीचे एक एलिमेंट मान लेता हूं जिसका लेंथ है ये dy और अंदर उसका विड्थ है 6। तो इस पर टॉर्क कितना होगा? डी टाउ विल बी इक्वल टू df इंटू, टोटल टॉर्क लिख देते हैं तो इंटीग्रेशन कर देते हैं, df इंटू दिस y। df कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर के लिए पूरा ऊपर से चलना पड़ेगा, तो प्रेशर क्या होगा? रो जी 2 + y, क्योंकि इस बार मैंने y a से कंसिडर किया है तो 2 ऊपर भी है, तो 2 + y लिखना पड़ा, इंटू 6 dy इंटू y। तो रो जी की वैल्यू होगी 10⁴ लिख देता हूं सीधा सीधा, इंटू 6, और यहां पर आ गया 2y + y² इंटू dy। और फिर इसको इंटीग्रेशन कर दो। ऐसे ऐसे एलिमेंट कहां से कहां तक लेने हैं? ए से लेकर नीचे तक। मतलब y को मैंने ए से स्टार्ट किया, तो अब लिमिट क्या रखेंगे? 0 से 3। अगर y वहां से कंसिडर करता टॉप सरफेस से, तो लिमिट क्या रखते? 2 से 5। लेकिन अब तो y को ए से ही शुरू किया है, तो लिमिट क्या रखेंगे? 0 से 3। ये चीज आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। कई बार लिमिट रखने में हमसे गलती हो जाती है। तो y को आपने कहां से स्टार्ट किया वो एक अलग बात है, और आप टॉर्क किस पॉइंट के और देख रहे हो, y की वैल्यू आपको वहां से लेनी है। तो 6 × 10⁴। अच्छा, ये इंटीग्रेशन करके आ जाएगा सिंपली, ये तो y²/2 बन गया, तो 2 कैंसिल हो गया, और यहां बन गया y³ 3 फ्रॉम 0 to 3। अब देखिए जब आप लिमिट रखेंगे तो y² कितना बन जाएगा? 9, और ये होगा 27/3, ये भी 9 हो गया, 9 + 9 18, 18 × 6 आ गया, तो ये हुआ 18 × 6 × 10⁴। और टॉर्क हमने पहले लिखा था कि अगर थोड़ा सारा फोर्स एक्सपी डिस्टेंस पर लग रहा है तो टॉर्क ये होगा। दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक्सपी की वैल्यू बनेगी 18 × 6 × 10⁴ डिवाइडेड बाय 630 × 10⁻³
तो ये 0 से ये 4 कैंसिल हो गया, यहाँ आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 7, तो XP की वैल्यू आ जाएगी 12/7 मीटर फ्रॉम ए। ये सारा फोर्स हिंज से कितना नीचे लगता माना जा सकता है? 12/7 मीटर डिस्टेंस नीचे। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट सेंटर ऑफ प्रेशर। ठीक है, अच्छा फिर इसमें शायद एक पॉइंट आपको और पूछा गया था, फोर्स अप्लाइड बाय सपोर्ट ऑन बी। ये जो बी सपोर्ट है ये इस पर कितना फोर्स लगा रही होगी? वैसे आप अपने इंट्यूशन से बता सकते हो कि सपोर्ट ने किधर फोर्स लगाया होगा, सपोर्ट ने इधर लगाया होगा, एफ बी। और जो लिक्विड है, लिक्विड उधर फोर्स लगा रहा है, उसको एफ एल लिख देता हूं, जो हमने अभी सॉल्व किया था 630 किलो न्यूटन। और वो सारा 630 किलो न्यूटन ए से कितना नीचे लगा माना जा सकता है? 12/7 मीटर नीचे। और गेट इक्विलिब्रियम में है, तो गेट पर नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? 0। तो दोनों का टॉर्क बैलेंस कर दो। देखो इसका टॉर्क आएगा एफ एल इंटू 12/7, दैट मीन्स 630 इंटू 12/7, एंड दिस इज इक्वल टू एफ बी इंटू ये टोटल हो गया 3, तो यहां पर ये बन जाएगा 90 और 3 से ये कैंसिल हो गया होगा 30, तो हिंज का फोर्स आ गया एफ बी इक्वल टू 360 किलो न्यूटन। हिंज ने 360 किलो, हिंज ने नहीं, सपोर्ट ने 360 किलो न्यूटन फोर्स लगाया होगा। अब आप ये बता सकते हो हिंज कितना लगाएगा? ये 360 लगा रहा है, तो हिंज भी इधर फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि नेट फोर्स तो 0 होना है ना, इक्विलिब्रियम में है गेट। इन इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क दोनों 0 होते हैं। तो एफ एल इक्वल टू एफ बी प्लस हिंज फोर्स, 630 में से 360 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको हिंज का फोर्स भी मिल जाएगा। तो वही देखो, रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट इसमें डाल दिए गए हैं और यहां से हमने बेसिक तरीके से इंटीग्रेशन वगैरह करके सॉल्व कर लिया है। मैंने आपको बताया था कि इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसमें आपको इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ेगा, वो तरीका है प्रेशर का तरीका। कि ये जो गेट है, इस गेट के लिए, ये गेट का लेंथ 3 है, अगर आप प्रेशर डायग्राम बनाओ तो इसके हाईएस्ट पॉइंट टॉप सरफेस से कितना नीचे था? 2 मीटर, तो वहां प्रेशर कितना होगा? ρg इंटू 2। तो इस पर जो प्रेशर डायग्राम होगा कुछ ऐसा होगा, ये इसका प्रेशर डायग्राम है। यहां प्रेशर है ρg इंटू 2 और ये प्रेशर है ρg इंटू 5, ρg इंटू 2 एंड ρg इंटू 5। आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है तो एफ नेट आप लिख सकते हो पी एवरेज इंटू एरिया। पी एवरेज हाईएस्ट पॉइंट पर प्रेशर पता है, लोवेस्ट पर पता है, गेट का एरिया पता है, तो वो होगा ρg इंटू 2 + 5/2 और एरिया कितना था? 3 इंटू 6। तो देखो ये कितना आ गया? 3, 2 + 5 7, 7 इंटू 9 63, तो 63 इंटू 10⁴, दैट इज 630 किलो न्यूटन। आंसर आ गया। प्रेशर ट्रायंगल से एवरेज प्रेशर इंटू एरिया, तो जो प्रेशर का ट्रेपेजियम बना उससे हमें फोर्स मिल गया। आपको बताना है सेंटर ऑफ फोर्स क्या होगा, सेंटर ऑफ प्रेशर कहां पर होगा, तो इसको आप 2 पार्ट में कट कर लो। देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाले पार्ट में प्रेशर यूनिफॉर्म है, तो इस प्रेशर के कारण जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू होगी ρg इंटू 2 इंटू 3 इंटू 6, और वो एग्जैक्टली सेंटर पर लगेगा क्योंकि यूनिफॉर्म है। कितना डिस्टेंस नीचे? 3/2 मीटर नीचे। और जो ट्रायंगल वाला पार्ट है, ट्रायंगल वाले पार्ट के कारण जो फोर्स आएगा, इस ट्रायंगल का एरिया, तो इसका ये बॉटम का जो लेंथ होगा वो तो ρg इंटू 3 रह जाएगा ना। इसके लिए एवरेज क्या बनेगा? जब आप ट्रायंगल से स्टार्ट कर रहे हो तो यहां 0 और ये ρg इंटू 3, तो एवरेज हुआ ρg इंटू 3/2, तो ये वाला फोर्स होगा ρg इंटू 3/2 इंटू 3 इंटू 6, टोटल फोर्स बन गया। और क्योंकि ट्रायंगल है तो वो टॉप से कितना नीचे लगेगा? 2h/3, 2h/3 मतलब यहां से 2 नीचे।
और वो मिडिल पर था, तो मिडिल यहां से 3/2 नीचे था। तो ये आपको मिल गया टोटल टॉर्क। इस टोटल टॉर्क को 630 इंटू एक्सपी से मल्टीप्लाई करो तो एक्सपी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो टॉर्क और फोर्स दोनों आप विदाउट इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द प्रेशर ग्राफ मेथड। ये प्रेशर ग्राफ जो आपके पास ट्रिपेजियम बना था, इसको आपने दो पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। एक रेक्टेंगुलर पार्ट ये बता रहा है कि हर जगह प्रेशर सेम है, तो सेम प्रेशर है तो पूरा फोर्स कहां लग गया, रेक्टेंगुलर पार्ट के सेंटर पर। ट्रायंगल वाले सेगमेंट के कारण प्रेशर नीचे की तरफ आने पर बढ़ रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होता है, ऊपर से 2h/3 पर और नीचे से h/3 पर। तो ऊपर से 2h/3 पर लगेगा, 3 वो हाइट था तो 2 पर लगेगा। फोर्स इंटू डिस्टेंस दोनों को ऐड करो, टोटल टॉर्क आ गया। टोटल टॉर्क को 630 से डिवाइड कर दो तो सेंटर ऑफ प्रेशर मिल गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, आप सॉल्व करने की कोशिश करना तो आंसर आ जाएगा आपका। कैलकुलेशन नहीं है, मतलब अलग मेथड है थोड़ा सा। जो कैलकुलेशन वाला मेथड तो पहला था इंटीग्रेशन वाला, पर वो जल्दी समझ में आ जाता है क्योंकि उस टाइप के हमने बहुत सारे किए होते हैं। ये थोड़ा क्विक है और थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, जल्दी से आंसर मिल जाएगा। तो आई होप कि आप इस मेथड को कई बार प्रैक्टिस करके देखेंगे ताकि आपको इंटीग्रेशन के झंझट से छुटकारा मिल जाए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The two sides of a V-shaped water throw are hinged to each other। तो ये इस टाइप का एक कंटेनर है और ये आपको सामने से ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये अंदर पूरा है, ये अंदर तक जा रहा है ताकि इस टाइप का एक ट्रफ बन जाए। ये थ्रो नहीं है, ट्रफ है, और इसके बीच में लिक्विड भरा हुआ है और फिर यहां पर एक केबल लगा दिया गया है ताकि इस लिक्विड के कारण ये ऐसे नीचे खुलकर फ्लैट ना हो जाए, क्योंकि आपने यहाँ पर हिंज किया हुआ है, ये खुल भी सकता था, तो ना खुले तो आपने केबल लगा दिया है। 45 डिग्री पर इंक्लाइन है, लिक्विड का ये लेंथ गिवन है, इंक्लाइन लेंथ 4.242, और ये जो बकल लगाए गए हैं वो हर 6 मीटर पर लगाए, क्योंकि बहुत लंबा ट्रफ है तो हर 6 मीटर पर आपने इसको ऐसे बकल किया हुआ है। Along the length of trough, calculate the tension in each cable when trough is filled to the rim। तो आपको हर एक केबल में टेंशन कैलकुलेट करना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। पहले हमने वर्टिकल सरफेस पर फोर्स कैलकुलेट किया था, इस बार इंक्लाइन फेस है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो वो जो इंक्लाइन फेस है, आप क्या करो, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो ऐसे। टेंशन चाहे इधर से सॉल्व करो या उधर से, वैल्यू तो एक ही आएगी। ये वाला लेफ्ट वाला आर्म इक्विलिब्रियम में, तो राइट वाला भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम केवल राइट वाले आर्म का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। इसमें आपको लेंथ गिवन है 4.242 और ये 6 मीटर पर लगाया गया है, तो हर एक केबल वो 6 मीटर के लेंथ को बैलेंस किए हुए। तो देखिए जो राइट वाला आर्म है, राइट वाले आर्म में ये एंगल 45 डिग्री गिवन है, इसके ऊपर यहां पर लिक्विड भरा हुआ है और ये टेंशन हमने मान लिया T। तो अब इस बीच में जो ट्रायंगुलर पार्ट है, इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड एक्चुअली ये इंक्लाइंड पार्ट पर किधर फोर्स लगाएगा, उसके परपेंडिकुलर। नेट फोर्स तो इस तरफ लगेगा ना, जिसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा x कंपोनेंट और एक होगा y कंपोनेंट। y कंपोनेंट इसके ऊपर भरे हुए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। ये डिस्टेंस अगर आपको a गिवन है तो देखिए एंगल 45 है, तो इस साइड को अगर मैं h कहूंगा तो ये लेंथ h ही होगा, और h की वैल्यू आपको आराम से मिल जाएगी। h की वैल्यू होगी a sin 45, a की वैल्यू थी 4.242 और sin 45 1/√2, दैट इज 1/1.414, तो ये सिंपली आ गया 3। तो ये दोनों लेंथ 3 है। अब आपको Fy कैलकुलेट करना है। Fy कितना होगा, Fy विल बी इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड। लिक्विड का वेट कैसे सॉल्व करेंगे, इस ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट, अंदर कितने डिस्टेंस तक है 6 मीटर तक,
इंटू डेंसिटी 1000 इंटू जी 10, तो ये सिंपली वैल्यू आ गई 270 किलो न्यूटन। तो वाई एक्सिस में जो फोर्स लग रहा है वो 270 किलो न्यूटन है। अब एक्स एक्सिस का फोर्स बताना है, तो एक्स एक्सिस के फोर्स के लिए इस इंक्लाइंड फेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन जो होगा, ये आपने पढ़ा होगा, ऐसे प्रोजेक्शन करते हैं वर्टिकल। नहीं पढ़ा तो अब याद रखना, जब एक्स एक्सिस का फोर्स बताना है तो उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कंसीडर करोगे। इस फेस का वर्टिकल प्रोजेक्शन गाइड क्या हो गया 3। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है 0 और लोअर मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर कितना है रो जी एच। तो वर्टिकल फेस पर जब फोर्स लिखेंगे एफ एक्स, वो होगा एवरेज प्रेशर दैट इज रो जी एच बाई 2 इंटू एरिया, ये लेंथ h और अंदर वो 6 तक है, इंटू 3 इंटू 6। अच्छा देखो h की वैल्यू भी 3 है, तो ये 3/2 इंटू 3 इंटू 6 बिल्कुल ऊपर वाला एक्सप्रेशन बन गया। तो एफ एक्स की वैल्यू भी आएगी 270 किलो न्यूटन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाला फोर्स सेम है, तो अब आप इस पर नेट फोर्स ही बता सकते हो, और इसको सेम आना ही था क्योंकि एंगल 45 है और नेट फोर्स इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये सब भी तो 45 ही होने, और ये 45 तभी हो सकते हैं जब एक्स और वाई एक्सिस का फोर्स सेम होगा। ये तो पहले से पता था। और नेट फोर्स हो जाएगा 270√2 किलो न्यूटन। लेकिन आपको तो सॉल्व करना था टेंशन। अब टेंशन कैसे कैलकुलेट होगा? टेंशन के लिए आपको क्या करना होगा, आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि टेंशन एफ एक्स के बराबर होगा, नहीं। टेंशन के लिए आपको इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर करना होगा, और इक्विलिब्रियम के लिए आपको टॉर्क बैलेंस करना होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। देखो ये जो गेट है हमारे पास, यहां ए पर हिंज है, ऊपर टेंशन T। अब वो जो एक्स एक्सिस वाला, जो एक्स एक्सिस में फोर्स लगा था, वो एक्चुअली इस वर्टिकल फेस के कारण लगा था। और जब आप वर्टिकल में नीचे की तरफ आते हैं तो प्रेशर लीनियरली वेरी करता है। प्रेशर का ग्राफ बनाओगे तो ट्रायंगुलर बनेगा ना, स्ट्रेट लाइन आता है। तो वो ऊपर से नेट फोर्स कितना नीचे लग रहा होगा 2h/3, और वेट, इस ट्रायंगुलर पार्ट के लिक्विड का वेट वो भी तो सेंट्रोइड पर ही होगा ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये डिस्टेंस अगर a था तो वो इधर से कितना दूर होगा a/3, तो W ऐसे इस लाइन पर होगा Fy। अब जब आप इस हिंज के अबाउट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो आप देखो ये जो Fx है, ये डिस्टेंस रह गया h/3। Fx का टॉर्क होगा Fx h/3 प्लस Fy a/3 इक्वल्स टू T इंटू H। तो टेंशन की वैल्यू आएगी, H और A तो बराबर है, ये सब कैंसिल हो गया। टेंशन होगा Fx प्लस Fy/3। So tension will be 270 plus 270, 540/3. 540/3, this comes out to be 180 kilonewton. इतना स्ट्रिंग टेंशन लगा रही होगी, 180 ये लग रहा है, और इस तरफ Fx कितना था 270 था। तो ये जो हिंज है, हिंज ने भी इधर एक फोर्स लगा रखा होगा, 270 माइनस 180 कितना लगा रखा होगा 90 किलो न्यूटन। न्यूटन नहीं, किलो न्यूटन है। और वैसे ही फिर ये वेट जो है इतना ऊपर की तरफ भी लगा रखा होगा, क्योंकि सब इसी को सपोर्ट करना है। ठीक, अब बात समझ में आ गई आपको? तो हिंज फोर्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। हिंज फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने टेंशन सॉल्व कर लिया और फिर एक्स एक्सिस में फोर्स बैलेंस कर दिया, तो आपको पता चल गया कि हिंज ने एक्स एक्सिस में कितना फोर्स अप्लाई किया। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आप इंक्लाइंड फेस पर भी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि अगर कोई भी फेस है और इस पर प्रेशर ऐसे लीनियरली वेरी कर रहा है, तो इस प्रेशर के कारण जो नेट फोर्स जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा, इसका टोटल हाइट अगर h है तो नेट फोर्स इस ट्रायंगल के सेंट्रोइड पर लगेगा, जो यहां टॉप मोस्ट पॉइंट से कितना नीचे होगा 2h/3 और बॉटम से कितना ऊपर होगा h/3।
दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ प्रेशर। वही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाया गया है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बार कर्व सरफेस आ गया है कि फ्लूइड कर्व सरफेस पर कैसे फोर्स लगाएगा। तो यहां पर हमें पूछा गया एक सर्कुलर गेट है जिसमें इधर स्प्रिंग भी लगा हुआ है। फ्लूइड में ऐसा ही होता है, फ्लूइड में आपको पूरा मैकेनिक्स यूज करना होता है। फ्लूइड तो है ही, उसके साथ साथ मैकेनिक्स भी लगता है, इसीलिए जब भी आईटी में फ्लूइड का क्वेश्चन आता है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। मुश्किल ना हो इसलिए पहले अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जाए, उनसे घबराना नहीं है। आपको अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक बार फिर से 4 मीटर लॉन्ग क्वार्टर सर्कुलर गेट, इसका रेडियस 3 मीटर है और ये अंदर 4 मीटर तक है, एक क्वार्टर सिलेंड्रिकल टाइप का है। तो यहां जो गैप है इस गैप में लगाया गया ताकि लिक्विड बाहर निकल कर ना भागे। और आपको बताना है द मिनिमम स्प्रिंग फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द गेट क्लोज, इसको क्लोज रखने के लिए स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगा। अब देखिए यहां भी एक तरीका तो ये लगता है कि भाई वर्टिकल फोर्स और हॉरिजॉन्टल फोर्स कैलकुलेट कर लें, फिर से टॉर्क वगैरह लगाएं, शायद सॉल्व हो जाए। लेकिन एक इसका बड़ा सिंपल सा तरीका भी है। वो क्या तरीका है? देखो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस गेट पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा। एवरी फ्लूइड ऑलवेज अप्लाई फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। फ्लूइड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा वो सरफेस पर डिपेंड करता है। सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो फ्लूइड वर्टिकल फोर्स लगाएगा, सरफेस वर्टिकल है तो फ्लूइड हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएगा, सरफेस इंक्लाइंड है तो उसके परपेंडिकुलर लगाएगा। जिधर नॉर्मल रिएक्शन लगा करता है वही उसी डायरेक्शन में फ्लूइड फोर्स लगता है। क्यों? क्योंकि फ्लूइड फोर्स लगाने का तरीका क्या है भाई, फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो आके कांटेक्ट में आएंगे सरफेस के, और कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट फोर्स ही लगेगा। तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है। अगर सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है तो आप देखिए इस सरफेस पर जो नेट फोर्स होगा वो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा ना, सेंटर से पास होना होगा, क्योंकि जो नेट फोर्स है वो हर पॉइंट पर सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, फिर एक ऊपर होगा Fy और एक इधर होगा Fx। तो और ये गेट इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो होने। अगर नेट टॉर्क जीरो होना है तो लिक्विड के जो दो फोर्स थे Fx और Fy ये दोनों यहां सेंटर से पास हो रहे हैं। तो अगर बाकी कहीं और से भी फोर्स आ रहा है वो भी सेंटर से ही पास होना चाहिए ताकि सेंटर के अबाउट नेट टॉर्क जीरो हो जाए। और फोर्स कहां से आएगा? स्प्रिंग का, वो इधर लग रहा होगा। ये हिंज है, ये नीचे लगा रही होगी, तो हिंज का फोर्स किसके इक्वल होगा? Fy के इक्वल। और स्प्रिंग का फोर्स किसके इक्वल होगा? Fx के इक्वल। और Fx कैलकुलेट करने के लिए आपको इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन लेना होगा। वो जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो कितने मीटर हाइट का है? 3 मीटर। इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर प्रेशर क्या है? 0। यहां प्रेशर कितना है? ρg इंटू 3। तो एवरेज प्रेशर क्या हुआ? ρg 3/2। एरिया कितना हुआ? 3 इंटू 4। दिस इज Fx एंड दिस इज इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स। आ गया आंसर? ये 2, 9 इंटू 2 18, so that is 180 किलो न्यूटन। सॉल्व। ऐसा नहीं कि हमेशा क्वेश्चन लेंथी कैलकुलेशन वाला ही होगा, कुछ क्वेश्चन को आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ा सोचकर क्विकली भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसमें पहले Fx कैलकुलेट करने बैठ गए, फिर Fy कैलकुलेट करने बैठ गए, फिर टॉर्क बैलेंस करने बैठ गए तो बड़ा लेंथी हो जाएगा और कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक के भी चांसेस होंगे। क्योंकि आपको पता है इक्विलिब्रियम में है तो नेट टॉर्क जीरो होना है हर पॉइंट के अबाउट, तो इस सेंटर के अबाउट भी टॉर्क जीरो होना चाहिए। जो इस पर फ्लूइड फोर्स लगाएगा वो तो ऑलरेडी सेंटर से पास होगा, तो जो बाकी दो लग रहे हैं वो भी सेंटर से ही पास होने चाहिए ना, बिल्कुल वो भी सेंटर से ही पास होने चाहिए। तो इसीलिए Kx भी इधर से पास हुआ, ये इस तरफ से पास हुआ, हॉरिजॉन्टल फोर्स बैलेंस हो गए, वर्टिकली बैलेंस हो गए, दो लाइन में आंसर आ गया। ठीक है, ओके। तो इसमें तो हमें एक्स्ट्रा और स्लाइड की रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। एक स्फीयर है जिसका रेडियस गिवन है लेकिन उसका कोई मास नहीं है और वो एक लेक के ऊपर
तैर रहा है, तो उसका कोई भी पार्ट लेक वाटर के अंदर नहीं होगा। ये तो कुछ ऐसा होगा, ये स्फीयर है यहाँ पर ऊपर रहेगा, क्योंकि इसको वेट को तो किसी को बैलेंस करना ही नहीं है, इसमें mg तो एक्ट कर ही नहीं रहा, मास है ही नहीं, राइट। अब इस लेक का जो डेप्थ है वो h के बराबर है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। इन क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन वगैरह पेल दिए जाते हैं, लेकिन उनकी जरूरत होती नहीं है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, स्पियर इज स्लोली पुश्ड अंडर द वाटर डाउन द बॉटम ऑफ लेक, डिटरमाइन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल पुशिंग फोर्स इन द प्रोसेस। इस पर आपने ऊपर से फोर्स लगाया और इसे यहां ले आए, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। देखो इसमें अपना कोई मास तो है नहीं, लेकिन जब आप इसको नीचे लाओगे, जब ये ऐसा कुछ होगा, तो अब तो इस पर बायनेंसी फोर्स लग रहा होगा ना, और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा बायनेंसी फोर्स वेरिएबल होगा, और जहां भी वेरिएबल नाम आया तुरंत आपका दिमाग खनक गया, अरे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, कि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है अगर आप अगेन थोड़ा सा इसको स्मार्टली सोचोगे। कैसे स्मार्टली सोचा जाएगा भाई, आप उसको छोड़ोगे वो वहां क्या हुआ, आप तो इनिशियल फाइनल देखो। फाइनली ये जो पूरा स्फीयर है यहां नीचे आ गया है, तो यहां जो वाटर रहा होगा पहले, वो वाटर ऊपर चला गया ना, बाकी तो सारा वाटर वही है जहां था। जिस जगह पर ये स्फीयर आया वो वाटर अब यहां नहीं रहा, वो वाटर कहां चला गया, ऊपर टॉप सरफेस पर। वो वाटर कितना ऊपर चला गया, देखो वो वाटर भी स्फेरिकल शेप का ही रहा होगा, वो वाटर का स्फीयर रहा होगा एक, जिसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड से कितना ऊपर रहा होगा, r हाइट ऊपर। और अब ये टोटल डेप्थ था h, तो वो सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर चला गया, h माइनस r। तो हमें बताना है कितना वर्क करना पड़ा। तो यहां जो लिक्विड था उस लिक्विड का वेट कितना रहा होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4π/3 r³ इंटू जी। इस मास को, इस वेट को आप कितना ऊपर ले गए हो, h माइनस आर। ये वेट तो कांस्टेंट है ना, बायनेंसी फोर्स भले ही वेरिएबल रहा हो, लेकिन जो लिक्विड आपने डिस्प्लेस कराया उसका वेट तो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेट को इतना ऊपर ले गए, इसको वेट लिख देता हूं Wg। तो वर्क डन विल बी फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नॉट एरिया, सॉरी, रो इंटू 4π/3 r³ इंटू जी इंटू h माइनस आर। अब देखिए इसमें ये सब वैल्यू आई थिंक गिवन है। रो की वैल्यू है, वाटर है 1000 माना जाएगा, रेडियस 0.3 दे रखा है, h की वैल्यू 1 है। चलो सब की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क इक्वल टू रो 1000 4π r³ बन गया 0.3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू जी की वैल्यू 10, ये हमारा बन गया वाटर का वेट, और h माइनस आर, h की वैल्यू 1, r 0.3। सो दिस कम्स आउट टू बी 10⁴ इंटू 4π, यहाँ पर बनेगा 27 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 0.7, तो ये आ गया 9, ठीक है। और 10⁻³ और ये 0.7 से 10⁴ खत्म हो गया, सो 9 इंटू 7 63, 63 इंटू 4 इंटू पाई, तो आंसर आ जाएगा आई थिंक 252 पाई जूल्स। इतने जूल वर्क करना पड़ेगा। दिस इज वर्क डन टू मूव द स्फीयर फ्रॉम सरफेस टू बॉटम। कोई इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला पार्ट। नाउ स्फीयर इज इन्वेस्टिगेटिंग, क्वेश्चन है मतलब पार्ट ए में, इज स्विमिंग ऑन द वाटर टैंक ऑफ बेस सरफेस एरिया 0.4 पाई। अब इस बार क्या किया गया, वो लेक के अंदर नहीं है, एक कंटेनर के अंदर है। तो अगर वो कंटेनर के अंदर है तो इस बार सिचुएशन ये है कि भाई ये कंटेनर है, इस कंटेनर का एरिया है ए, जिसकी वैल्यू है 0.4 पाई, और स्फीयर यहां ऊपर था। अब आप उसको बॉटम पर ले आए, तो अब कितना वर्क करना पड़ेगा।
देखो होगा क्या, जो जब ये स्फीयर नीचे आएगा तो यहां से जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर एडजस्ट होगा। लेकिन पिछली बार वो झील में था, लेक में था, लेक में था, तो उसका एरिया तो बहुत बड़ा रहा होगा। वो थोड़ा सा लिक्विड ऊपर गया तो हाइट में कोई खास चेंज नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जब ये लिक्विड का यहां जितना वॉल्यूम है ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हाइट में भी कुछ चेंज होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट्स से स्फीयर के नीचे आने से जो हाइट में चेंज हुआ वो मान लीजिए ये y का चेंज हुआ। तो पहले आपको ये y कैलकुलेट करना होगा कि भैया ऊपर वाला लेवल कितना चेंज हो गया है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, यहां से कितना वॉल्यूम ऊपर गया होगा, 4π/3 r³। वो ऊपर जाकर कितने एरिया में एडजस्ट हुआ, 0.4π इंटू एक्स। देखो ये पाई तो कैंसिल हो गया, आर की आप वैल्यू रखोगे, इसको यहाँ नीचे 10 कर देता हूँ तो 4 भी कैंसिल हो गया। तो ये बना 27 × 10⁻³ इंटू 10/3 इक्वल्स टू x। ठीक, और ये आ गया 9, तो x की वैल्यू आएगी 0.09 मीटर, 0.09 मीटर ऊपर गया। अब मास तो उतना ही रहेगा, फोर्स तो जो लिक्विड का वेट है, जो यहाँ से लिक्विड ऊपर गया उसका वेट क्या होगा, ρ इंटू 4π/3 r³ इंटू जी। लेकिन अब उसका सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले जब वो लिक्विड स्फेरिकल शेप में था तो स्फेरिकल शेप में उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर रहा होगा, जो ग्राउंड से कितना ऊपर हाइट था, r हाइट ऊपर। अब क्या उसका सेंटर ऑफ मास y तक चला गया, नहीं, इस लेयर के मिड पॉइंट पर होगा, y/2 पर। ये तो टोटल कितना हाइट ऊपर गया, ये हाइट थी h माइनस r प्लस y/2, ये होगा। तो अब जो वर्क लिखा जाएगा, वर्क विल बी ये वेट की वैल्यू, इनको डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, ρ इंटू जी हो गया 10⁴ और 4 इंटू पाई, r³ हो गया 27 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3, और यहां पर h माइनस r, h की वैल्यू 1 थी, r 0.3 है, इंटू y/2 दैट इज 0.09/2, तो यह आ जाएगा -0.045। ठीक है ना, इसको 0.045 का अप्रोक्सीमेटली 0.05 लिख लेते हैं। तो यहां से ये 9 बन जाएगा, 9 इंटू 4 36, तो यहां हमारे पास आ गया बाहर 360 पाई, और इधर बचा 0.7 माइनस 0.05, यही होगा ना, उसका अप्रोक्सीमेटली 0.05 लिख दिया। ये अच्छा, ये प्लस है, प्लस, तो ये बन जाएगा 0.75। तो 360 इंटू पाई इंटू 0.75 को लिख देता हूं मैं 75/100, और ये आ जाएगा नीचे 4, ऊपर आ जाएगा 3, इस तरफ हो जाएगा फिर 90। सो आंसर आ जाएगा 270 पाई जूल्स। इस बार ये वर्क करना पड़ेगा। इस बार वर्क अलग क्यों आया, क्योंकि पहले जो स्फीयर को हम नीचे लाए थे वो लेक में नीचे लाए थे, और लेक में नीचे लाने से जो लिक्विड ऊपर गया उसके कारण टॉप सरफेस के लेवल में कोई चेंज नहीं आया, इसलिए मान लिया गया कि लिक्विड का जो सेंटर ऑफ मास है वो h माइनस r हाइट ऊपर गया। लेकिन अब यहां से जो लिक्विड निकलेगा जब वो ऊपर जाएगा तो ऊपर लार्ज एरिया नहीं है, वहां पर भी एक फाइनाइट एरिया है, उसे फाइनाइट एरिया में ही जाकर एडजस्ट होना है। तो फाइनाइट एरिया में जाकर एडजस्ट होना है, दैट मीन्स वहां पर लेवल में कुछ ना कुछ चेंज होगा। क्लियर? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। द शोन कंटेनर कंटेन्स लिक्विड ऑफ वेरिएबल डेंसिटी। अगेन लिक्विड का डेंसिटी वेरिएबल है, डेंसिटी वेरिएबल है, और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को आपने छोड़ दिया जिसकी डेंसिटी है 5d0/2, उसको बॉटम पर छोड़ा गया है, और हमें बताना है कि बताओ ये SHM करेगा और उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। तो अगर आपने बॉटम पर रख दिया और ये SHM करेगा तो इसका मतलब ये पहले ऊपर जाएगा, इस पर बायंसी लगेगा इसके वेट से ज्यादा, और फिर बीच में कहीं इक्विलिब्रियम होगा उस इक्विलिब्रियम के अबाउट फिर ये SHM करेगा। ठीक,
तो सबसे पहले आप ये सॉल्व करो कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ होगी? जहां पर बायनेंसी फोर्स और वेट आपस में बैलेंस हो जाएं। तो इसका वेट कितना होगा? mg। बायनेंसी क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू इमर्ज्ड वॉल्यूम इनटू g। दिस इज द बायनेंसी फोर्स। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ऊपर लिखा हुआ है d नॉट इंटू 4 माइनस 3y बाई एच नॉट। इमर्ज्ड वॉल्यूम पूरा का पूरा डूबा हुआ है। वॉल्यूम हम यहां सॉल्व कर लेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम आएगा 2m अपॉन 5d नॉट इंटू जी। दिस इज द वॉल्यूम। दोनों को इक्वेट किया, इसको आप सॉल्व करोगे तो आप देखिए ये mg तो ऐसे ही कैंसिल हो गया और ये d नॉट भी कैंसिल हो गया। तो यहां से 5/2 को इधर ले आओ। 5/2 इक्वल्स टू 4 माइनस 3y बाई एच नॉट। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आ जाएगा y इक्वल्स टू एच नॉट बाई 2। सॉल्व करके इतना आ जाएगा, कंफर्म है, मैंने क्विकली सॉल्व कर लिया, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट है। ओके, तो एच नॉट बाई 2 आएगा। इसका मतलब इसके मिड पर यहां जब ब्लॉक होगा तो इस पर बायनेंसी फोर्स और वेट दोनों इक्वल होंगी। दिस इज इक्विलिब्रियम पोजीशन। नाउ वी हैव टू शो दैट इट इज परफॉर्मिंग एसएचएम एंड वी हैव टू कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो अगर वो कैलकुलेट करना है तो फिर हम क्या करते हैं? इक्विलिब्रियम से किसी x डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो अगर मैं इसको यहां से x डिस्टेंस पर कंसीडर करता हूं, अभी भी इस पर दो फोर्स लग रहे होंगे, एक mg और एक बायनेंसी। तो अब नेट फोर्स क्या लिखा जाएगा? F नेट इक्वल्स टू बायनेंसी फोर्स माइनस mg। बायनेंसी फोर्स क्या होगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी मुझे लिखनी है। लिक्विड की डेंसिटी का फॉर्मूला आपको गिवन है, देखो, d नॉट इंटू 4 माइनस 3y बाई एच नॉट। y इज द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम और मैं डिस्टेंस कहां से कंसिडर कर रहा हूं? सेंटर से। तो y की वैल्यू होगी दिस एच नॉट बाई 2 प्लस एक्स, ये मेरा y बन जाएगा। तो अब ये मैं लिखूंगा इसे d नॉट इंटू 4 माइनस एच नॉट, यहां 3 भी था शायद, लेट्स चेक, 4 माइनस 3y बाई एच नॉट, यस, 4 माइनस 3h नॉट प्लस एक्स बाय, ये h नॉट था, इंटू वॉल्यूम था हमारे पास 2m बाई 5d नॉट इंटू जी माइनस mg। यही आएगा ना। अब इसमें अगर आप देखो, ये जो h नॉट बाई 2 वाला टर्म है वो तो इस mg से कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? ये देखो पिछले वाले इक्वेशन में जब हमने इन दोनों का इक्वेट किया था तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? h नॉट बाई 2। तो अगर मैं y की वैल्यू यहाँ h नॉट बाई 2 करता हूं तो ये पूरा बड़े वाला टर्म, बायनेंसी फोर्स वाला टर्म mg को बैलेंस कर लेता है ना। वैसा ही है, ठीक है। इस इक्वेशन में जब ने आपने h नॉट बाई 2 रखा तो x को आप एक तरफ कर दो तो h नॉट बाई 2 के साथ जो पूरा टर्म है mg को बैलेंस कर लेगा। मतलब यहां जो नेट फोर्स बचेगा उसमें वो केवल x वाला टर्म रह जाएगा। तो x वाले टर्म रहने का मतलब है ये केवल इतना बचेगा, माइनस d नॉट 3d नॉट x बाई h नॉट इंटू 2m बाई 5d नॉट g। और इसमें से देखो d नॉट तो कैंसिल हो गया और फोर्स की वैल्यू आ गई माइनस 6mg बाई 5h नॉट। दिस इज 5h नॉट इंटू एक्स। और इसको ठीक से लिख देता हूँ, 5h नॉट इंटू एक्स, और इसको कर दो आप ma, तो m कैंसिल हो गया और एक्सेलेरेशन की वैल्यू आपके पास बन गई एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई माइनस 6g बाई 5h नॉट इंटू एक्स। एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से।
तो इसके साथ जो ब्रैकेट में आया यही क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ω, दैट इज 2π√5h0/6g। ठीक, आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, ये नीचे एक सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क रखा हुआ है, दोनों के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है। ऊपर वाले डिस्क को आप नीचे ला रहे हो, तो आपको बताना है लिक्विड कितना स्पीड से रेडियली बाहर की तरफ जाएगा। देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या पूछा गया है, एक डिस्क नीचे आ रही है, वो लिक्विड बाहर की तरफ जा रहा है, तो पता नहीं क्या सॉल्व करना है, लेकिन सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का क्वेश्चन है। ये कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही होगी कि ये एक डिस्क है और इधर एक डिस्क है, हालांकि ये बहुत बड़ी है, इतनी नहीं है, और इनके बीच में ये लिक्विड भरा हुआ है ऐसा, तो ये लिक्विड भी कुछ ऐसा सिलेंड्रिकल टाइप का है ना। ऊपर वाले डिस्क को आप नीचे ला रहे हो, ये डिस्क जब इधर आ जाएगी तो लिक्विड का जो सिलेंडर है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो हाइट में वो सिलेंडर घटता जा रहा है, रेडियस में बढ़ता जा रहा है। हाइट के घटने का रेट आपको पता है, रेडियस के बढ़ने का रेट बताना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ही है। अगर आप देखो तो a1v1 इक्वल्स टू a2v2। a1 मतलब ये ऊपर वाला एरिया, वो जो ऊपर वाला एरिया वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां पर स्पीड नीचे की तरफ है v1, जो v0 गिवन है, और ऊपर वाला एरिया होगा कितना, पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, पाई आर स्क्वायर इंटू v0। अब उसके कारण ये सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया कितना होगा, 2πr/h। अगर ये हाइट h किसी टाइम पर उसकी हाइट h के इक्वल है, इंटू vr, रेडियस बाहर की तरफ कितना स्पीड से जा रही है। तो देखो पाई कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, और vr की वैल्यू क्या आ गई, v0 r/2h। देखने में बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है कि लैंग्वेज समझ में नहीं आती क्या करना है, बट सिंपली इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर ही है। अब आईटी आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया ये पाइप है ना, और यहाँ आगे जाके ये रेडियस इसका r था, यहाँ जाके r/2 हो गया, तो वेलोसिटी का रेशियो बताओ। ये एडवांस में नहीं आती चीजें, क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पर ही आएगा, कोई बाहर से कॉन्सेप्ट पर नहीं आएगा, तो उसी पर आएगा, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपको थोड़ा बहुत कुछ सोचना होगा। ठीक है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में देखा था, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ रहा था, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो आई होप कि जो भी क्वेश्चन हमने आज आपको दिए हैं, जो हमने आज डिस्कस किए हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार फिर से खुद से सॉल्व करके देखेंगे, और उसके बाद फिर इस सॉल्यूशन को भी चेक करेंगे कि आप एक्चुअल में वही कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और आप इन क्वेश्चंस को कितना जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।